अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएसएन सेमेस्टर 1 का F1 का चैप्टर पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसके ऊपर हम पहले वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी पुरानी हो गई और पीपीटी चेंज होते रहते हैं। तो अभी जो न्यू पीपीटी आई है इसके ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे। बहुत इजी चीज़ें हैं और नॉर्मल बातें हैं, जिस तरह हम देखते रहते हैं चीज़ें, हम थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे और कोशिश करते हैं इसको समझने की। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप किसी भी चीज़ को देखते हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स पे गौर किया करें। यही ऑब्जेक्टिव्स आप जाके गूगल में सर्च करें, दूसरी इसके हवाले से चीज़ें देखें, तो आपको शायद उतनी मेहनत या उतनी पीपीटीज देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आपने बस ऑब्जेक्टिव को समझना है, बाकी पीपीटी में जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही होता है। ठीक है, खैर, लेट्स गो टू आवर टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज सेफ्टी। सेफ्टी जो बहुत ही कॉमनली हम वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है हिफाजत। ठीक है, और ये मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ एंड फ्रॉम अंडरगोइंग और कॉजिंग हर्ट, इंजरी और लॉस। किसी भी ऐसे सिचुएशन में आप नहीं हो जिससे आपको कोई नुकसान हो जाए, कोई आपकी इंजरी हो, कोई आपका लॉस हो। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप ना हो, कोई आपको चोट वगैरह पहुंचे। ठीक है, जब आप इस सिचुएशन में नहीं है तो मतलब आप सेफ है। ठीक है, और इस सिचुएशन को हम सेफ्टी कहते हैं। इसी तरह जब हम नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, F1 में पढ़ रहे हैं, तो हम पेशेंट सेफ्टी, डॉक्टर, नर्स, पेशेंट, इन लोगों की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी फील्ड वही है। तो पेशेंट सेफ्टी का मतलब होता है, और ये जो आपको डेफिनेशन दे रही है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इदारा है वो दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा है, अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज दैट क्रिएट्स कल्चर, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, बिहेवियर्स, टेक्नोलॉजीज एंड एनवायरनमेंट्स। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने इसके नाम लिए हैं, कि कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई बिहेवियर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई इस तरह का प्रोसेस जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, लोअर रिस्क, रिड्यूस द अकरेंस ऑफ अवॉइडेबल हार्म। ठीक है, कि उसको, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम ख़तरे को कम करें, कोई भी नुकसान जिसको हम रोक सकते हैं उसको रोके और गलतियां कम करने की कोशिश करें। इसको हम पेशेंट सेफ्टी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप अगर समझ लें कि टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी या कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो बेड पे है। ठीक है, तो अगर आपने उसका बेड बहुत हाई रखा हुआ है, तो उसको अगर चलने में मुश्किल है, तो अगर वो बेड से नीचे आएगा तो शायद उसको चोट लग सकती है, गिर सकता है। ठीक है, या अगर व्हील चेयर उसके पास नहीं, उसको व्हील चेयर चाहिए तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, या खुद अगर वो जाके लेके आ रहा है तो मुश्किल होगी। ठीक है, कुछ भी ख़तरा हो सकता है। इस तरह अगर आप कोई प्रोसीजर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप किनोला पास करते हो, एनजी ट्यूब पास करते हो, कोई स्टिच करते हो, तो अगर आप ट्रेन नहीं है, आपको वो चीज़ आती नहीं है, तो आप पेशेंट को सेफ्टी नहीं दे रहे हो, बल्कि उसको हार्म में लेके जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपका प्रिक हो सकता है, आपके स्टिच गलत लग सकते हैं। आपका अगर एनजी ट्यूब पास कर रहे हो तो वो कहीं और जा सकता है, वो अंदर ब्लीडिंग करवा सकता है। तो ये जो चीज़ें होती है, अगर आप इनको प्रोसीजर सही नहीं करेंगे, आपके पास चीज़ें सही नहीं है, आपको वो चीज़ें प्रॉपरली आती नहीं है, तो ये पेशेंट का ख़तरा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली करेंगे, और ये सारी चीज़ें जब प्रॉपरली होंगी तो उसकी वजह से पेशेंट का रिस्क और सेफ्टी, यानी रिस्क कम होगा, सेफ्टी ज़्यादा होगी, और जो नुकसान हो सकते हैं उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पेशेंट सेफ्टी जो है इज़ द अवॉइडेंस ऑफ अनइंटेंडेड और अनएक्सपेक्टेड हार्म। यानी कि पेशेंट सेफ्टी का मतलब क्या होता है, कि आप ऐसे चीज़ें ना होने दें, ठीक है, जो पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसमें हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे पेशेंट सेफ रहे। ठीक है, अच्छा, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि परसेवनेस। परसेवनेस का मतलब ये कि आप परवेसिवनेस लिखा हुआ है इसमें, यानी कि जब नुकसान पहुंचता है तो वो तकरीबन लाइफ के हर एस्पेक्ट को, हर तरह से लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी का
हाथ कट गया, ठीक है, तो हाथ कटने की वजह से हाथ के जितने भी काम होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ये कोई एक काम नहीं होगा, हाथों से हम कितने सारे काम करते हैं, ठीक है। तो लाइफ के तकरीबन हर एस्पेक्ट पे फर्क पड़ता है, ठीक है। और लोगों को अक्सर ये चीज़ नहीं होती कि वो अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, वो अक्सर इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो लोगों में वो चीज़ बहुत कम होती है नॉर्मली। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप या दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इज़ परसेप्शन एंड जजमेंट। परसेप्शन एंड जजमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो है वो मतलब आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी नहीं है, आपके लिए कौन सी चीज़ मतलब ख़तरे वाली हो सकती है, ठीक है। और अगर कभी इस तरह का मसला हो जाए तो उसका नुकसान अगर आपको पता हो, फिर थोड़ा बहुत बंदा एहतियात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा आप देखें कि स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग से उसको पता है कि स्मोकिंग से उसको लंग कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी लोग उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भी करते हैं, लेकिन उसको ख़तरे का एहसास होता है। मतलब परसेप्शन और जजमेंट उसका है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसमें ये ख़तरा है, वो कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसको उसका डेंजर और उसके रिजल्ट्स पता है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है उसको। इसके अलावा मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बंदा जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है, जिसको कोई नुकसान पहुंच गया, ठीक है, जिसको कोई चोट लगी, वट जो भी उस मतलब सेफ्टी उसकी ख़राब हो गई, फिर अगर आपके पास वो आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, इलाज कैसे करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स, या फिर अगर आपके पास पेशेंट है तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप पेशेंट को प्रोटेक्ट करें। जैसे मैंने आपको पहली चीज़ें बताई, अगर आप प्रॉपरली उसका ख्याल रखोगे तो आपका पेशेंट प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सेफ्टी प्रैक्टिसेस, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल सेफ हो, ऐसे काम करोगे जिससे पेशेंट का कोई भी पार्ट, कोई भी मसला उसको ना हो, उसको डेंजर ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप उनका लाइफस्टाइल और उनका बिहेवियर चेंज करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर हो सकता है, तो आप उसको बताओगे कि भाई ये चीज़ स्मोकिंग नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ठीक है। तो आप उसको क्या कर रहे हो, सेफ्टी की तरफ लेके आ रहे हो, एंड दैट इज़ मैनेजमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद है हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब क्या होता है, नुकसान। पहले हमने क्या पढ़ा, सेफ्टी। आसान अल्फाज में हैजर्ड को हम नुकसान कह सकते हैं। अब ये कोई नेचुरल चीज़ भी हो सकती है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से किसी की जान जा सकती है, किसी को कोई चोट लग सकती है, किसी का हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकता है, किसी का घर बार ख़राब हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, किसी का दिमाग ख़राब हो सकता है, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन, या फिर इसी तरह किसी के पैसे ज़ाया हो सकते हैं, कोई एनवायरनमेंट में चेंज आ सकती है। किसी भी तरीके से आपकी सेफ्टी मतलब ख़राब हो जाए, वो सेफ्टी ना रहें, इसको हम क्या कहेंगे, हैजर्ड कहेंगे, जिसका कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट हो, ठीक है। अब फिजिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं, फिजिकल वर्ड से आप याद रखेंगे बॉडी, यानी कि वो काम जो आपके बॉडी को असरअंदाज करें, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल सेफ्टी या आपकी बॉडी को खतरा हो। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इंजरी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, या डेथ, ठीक है। तो ये जो है फिजिकल हैजर्ड्स कहलाएंगे। अब फिजिकल हैजर्ड्स में और क्या क्या चीज़ें, जैसे हार्ड और शॉर्प सच इज ग्लासेस, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा नुकीली है, बारीक है या तेज़ है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कांच का टुकड़ा हो गया, ठीक है, या कोई नाइफ वगैरह, कोई चूरी, कोई ब्लेड, इस तरह की चीज़ें, कोई मेटल, प्लास्टिक या वुड, या जो भी बोन है, अक्सर बोन भी ख़राब हो जाते हैं ना। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे, तो ये है। इसके अलावा या तो ये जो है फिजिकल हैजर्ड्स कैन लीड टू इंजरी सच एज चॉकिंग, कट्स और ब्रोकन टीथ, यानी कि कुछ और, जैसे कि फिजिकल हैजर्ड्स अगर हुए तो इसकी वजह से चॉकिंग हो सकती है। चॉकिंग मतलब यानी कोई भी चीज़ जब वो खाने की नाली की बजाय सांस की नाली में चला जाए और वो अंदर जाके हमें जो खांसी और जो जो चीज़ें होती है ना उसके बाद, वो कहलाता है चोकिंग। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ये सीवियर कंडीशन में है,
ठीक है, यानी कि बहुत खतरनाक है, तो इससे उसकी जान जा सकती है। अगर जान ना भी जाए तो चोकिंग भी एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, इससे आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, आपके एयरवेज डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा कोई कट लगे, ठीक है, या कोई दांत वगैरह टूट जाए तो उसकी वजह से डिफरेंट फिजिकल हैजर्ड्स हैं, जैसे किसी का दांत टूट गया तो उसके बॉडी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर ऑल फिजिकल हैजर्ड्स, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि इन चीज़ों का ख्याल कैसे रख सकते हैं कि हमें कोई फिजिकल हैजर्ड ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चेयर पे बैठे हैं और वो चेयर की जो टांग है, ठीक है, वो ख़राब है, तो आप क्या करोगे, उस चेयर को वहाँ से हटाओगे ताकि दूसरा उसके ऊपर कोई ना बैठे और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, फिजिकल हैजर्ड को कम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा द कॉर्नर ऑफ फ्लोर इज मेट इज टर्न्ड ऑफ, टेप इट डाउन और रिमूव द मेट, यानी कि जो भी आप देख रहे हो कि जो फ्लोर है, ठीक है, या जो मतलब जो क्या कहते हैं, जो कालीन वगैरह होते हैं, अगर वो ख़राब है, उससे किसी को कोई मसला हो सकता है, तो आप उसको हटा सकते हैं। या कोई टेबल है जिसके जो कोने होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो शार्प एज होते हैं, अगर कोई उसके साथ टच हो गया, किसी का सर लग गया, किसी के पाँव लग गया, हाथ, कुछ भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो ख़राब हो सकते हैं। और आप उसको पेड करोगे, यानी इसके ऊपर कोई चीज़ चिपका के लगाओगे ताकि उसको किसी को नुकसान ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आप देख रहे हो कि कहीं से कील निकली हुई है, ठीक है, तो कील आप उसको वापस मतलब अंदर करोगे और लोगों को, यानी कि जो सेफ्टी है उसका ख्याल रखोगे और रिपोर्ट करोगे, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें जो है वो किसी ऐसे सिचुएशन में बताई जा रही है जिससे बंदे के बॉडी को, सेहत को, और यानी कि बॉडी को ख़तरा हो सकता है फिजिकल हैजर्ड से। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको हम माइक्रोबियल या बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कहते हैं, ठीक है, जैसे लिविंग थिंग की वजह से हमें नुकसान पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसको हम बायो हैजर्ड्स भी कहते हैं। बायो हैजर्ड्स जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हो, यानी कि कोई जिंदा चीज़ हो और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्लांट्स, इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है, ये क्या है, जिंदा चीज़ें हैं। जब हमें ये नुकसान पहुंचाते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, बायो हैजर्ड्स। बायो हैजर्ड्स biological substances that pose a threat to a health of living organism। वही बात लिखी हुई है कि अगर इंसान को या किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा जानदार नुकसान पहुंचाए, उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल हैजर्ड। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो कि मैंने आपको बता दी है, नीचे लिखे में देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को कैसे रोक सकते हैं। पहले तो हमने फिजिकल हैजर्ड्स की बात की ना, अब बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में हम क्या करते हैं, पहले तो अपने ऐसे प्रोसीजर करते हैं ताकि एक बंदे से दूसरे में वो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ट्रांसफ़र ना हो। फॉर एग्जांपल, आप हाथ प्रॉपरली धोते हो, सैनिटाइज करते हो, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो जिससे एक बंदे से दूसरे को वो चीज़ें, बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस जो भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, वो हम प्रॉपरली सैनिटाइज करके साफ़ करके रखें, ठीक है। इसके अलावा जो सैनिटाइजेशन हमारे पास है या जो लिक्विड टाइप होते हैं जिसको हम सैनिटाइज़र कहते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपर हो, यानी कि वो भी एक्सपायर्ड ना हो, हमें वो भी देखना होता है। इसके अलावा कीप योर इम्यूनाइजेशन अप टू डेट। जो वैक्सीन वगैरह लोग लगवाते हैं तो आप, यानी कि आपने वैक्सीन लगवाई भी हो, ठीक है, आपने देखा हो कि भाई मैंने वैक्सीन लगाई है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगाया, तो अगर वो ऐसे सिचुएशन में आएगा जिसमें कोरोना का वायरस है तो उसको बीमारी हो जाएगी। किसी ने लगाई हो तो उसको जो है वो नहीं होगी। तो ये जो वैक्सीन है आप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भी कंट्रोल में आता है कि आप बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। क्लीन अप द स्पिल्स इमीडिएटली। अगर फर्श पे कोई चीज़ जो है वो जैसे स्पिल हो चुकी है ना, मतलब टूट चुकी है, गिर चुकी है, जैसे ज़्यादातर कोई लिक्विड वगैरह है जिसमें फिसलने का ख़तरा हो सकता है, तो उसको हम साफ़ करें, ठीक है। या फिर हैंडल एंड डिस्पोज ऑफ ऑल बायोहैज़र्ड वेस्ट। कोई भी चीज़ जिसमें गंदगी हो, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस हो, उसको हम डिस्पोज करें, ख़त्म करें। एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स बताए गए हैं। एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स इन हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर पर्सनल। हेल्थ केयर पर्सनल का मतलब होता है वो लोग जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, यानी कि नर्स, डॉक्टर या फिर जितने भी हेल्थ रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम हेल्थ केयर पर्सनल कहते हैं, HCP।
इनको खुद बहुत ज़्यादा नुकसान होने के एनवायरमेंटल हैजर्ड्स और फिजिकल हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होने के ख़तरात हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उनको इंजरीज हो सकती है, कभी वो निडल प्रिक करते हैं, कभी जो इंजेक्शन वो लगा रहे होते हैं या जो सिरिंज से वो लगाते हैं वो नीडल अक्सर अपने बॉडी में उनकी चली जाती हैं। ठीक है, या कभी उनको मस्कुलोस्केलेटल या एलर्जी वगैरह मरीजों से लग जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या किसी दूसरे मरीज की बीमारी भी लग जाती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं वायरल, बैक्टीरियल, पैरासाइट, क्योंकि वो ऐसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे ये सब कुछ ऑलरेडी है। मुख्तलिफ किस्म के मरीज होते हैं तो उनको ये चीज़ें ख़तरा हो सकती है। ठीक है, अब इनको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि क्या क्या हैजर्ड्स हैं, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। बॉडी सब्सटेंसेस, जैसे कोई दूसरे बंदे का जो बीमार है उसके बॉडी से कोई भी चीज़ रिलीज़ हो रही है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, या उसका कोई ब्लड आपके साथ मिक्स हो रहा है, वट जो भी है, तो बॉडी सब्सटेंसेस अगर मिक्स हो जाती हैं उसी तरीके से, या कोई कंटामिनेटेड चीज़ें होती हैं, गंदी चीज़ें आप यूज़ करते हो, एक बंदे ने यूज़ की है, दूसरे ने यूज़ की है और फिर आप यूज़ करते हो। ठीक है, या कोई ब्लड की वजह से भी, ब्लड बोर्न पैथोजन, यानी कि वो बीमारियां जो ब्लड की वजह से लगती है, ये बायोलॉजिकल में भी वैसे आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ केमिकल ड्रग या फिर कुछ गैसेस जो एनेस्थेटिक्स होती हैं, यानी नशावर होती हैं, लेज़र, वर्क प्लेस, या फिर कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं, वायलेंस हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें नर्स डॉक्टर को भी खतरे हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ लेबॉर्ट्रीज में, जैसे कि लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ किस्म का लोगों का खून आता है, तो अगर वो कहीं भी आपके ब्लड के साथ, आपके बॉडी के साथ इंटरेक्शन में आता है तो मसला हो सकता है। या कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जैसे एक्सरेज वाले होते हैं, तो उनको जो एक्सरेज होते हैं ना, जो रेज बॉडी से पास होते हैं, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एर्गोनॉमिक, लिफ्टिंग एंड रिपीटेटिव टास्क, जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं, कोई काम कर रहे हो, कोई चीज़ उठा रहे हो और उसमें आपको मसला हो गया। ठीक है, कोई बार बार कोई काम कर रहे हो, उसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, तो ये एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। अब हम एनवायरमेंटल हैजर्ड्स को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे जो है उसका असेसमेंट कर सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या ख़तरा हो सकता है, तो उसको आप पहले असेस करोगे। कैसे असेस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे काम करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप उस जगह को एक नज़र देखोगे कि वहाँ पे क्या क्या नुकसानात का ख़तरा हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि कंट्रोल प्लेन होना चाहिए, अगर कोई नुकसान है तो उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कुछ इस तरह के केमिकल तो मौजूद नहीं है जो हेल्थ के लिए ख़तरनाक हो, कोई बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें जो कि बॉडी को मसले पैदा कर सकते हैं, जैसे कि क्रायोजेनिक मटेरियल, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैंसर वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। ऑटोक्लेव्स ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वो जो इंजेक्शंस और जो मतलब मटेरियल होता है ना, या जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बार बार यूज़ करते हैं लेकिन चेंज नहीं करते, जैसे सीजर्स वगैरह या फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको साफ़ करने के लिए मशीन यूज़ की जाती है, उसको हम कहते हैं ऑटोक्लेव, या ओवन या स्टोव्स वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर है तो इसका आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो चीज़ें जो आपको पर्सनली प्रोटेक्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फेस मास्क होना चाहिए, वो टोपी होनी चाहिए, जो गाउन आता है वो होना चाहिए। ठीक है, उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसके अलावा जितने भी वेस्ट कंटेनमेंट है, ख़तरनाक चीज़ें, गंद है, उसको आप रेगुलेट करें। रेगुलेट करने का मतलब ये कि उसको आप एक साइड पे करें, ठीक है, जहाँ पे वो होना चाहिए। इसके अलावा फायर सेफ्टी प्लान जिसे हर जगह में होता है, वो फायर के लिए चीज़ें वो होनी चाहिए, और जितनी भी फायर सेफ्टी और फीचर्स वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंटिंग फॉल्स इन हेल्थ केयर, फॉल्स का मतलब ये नहीं कि गिरने को आप कैसे रोक सकते हैं, ऐसी क्या क्या आप कर सकते हैं आपके मरीज़ को कोई ऐसा ख़तरा ना हो गिरने का, या फिर वो इस तरह के प्रॉब्लम से ना गुजरे, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे रोक सकते हैं, सबसे पहले जब आप मरीज़ मतलब आपके पास एडमिट होता है ऑन एडमिशन, ठीक है, तो आप उसको सराउंडिंग का बताओगे, यानी आप उसको पूरा जहाँ पे वो होगा उस चीज़ का आप बताओगे कि यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। ठीक है, आपको कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, आपको अगर किसी को बुलाना हो तो क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसको एक्सप्लेन करोगे। कॉल सिस्टम भी कर सकते हो, कॉल सिस्टम तो खैर
मतलब बहुत एडवांस चीज़ है जो पाकिस्तान के उसमें नहीं होता, मैंने तो कभी नहीं देखी। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे कॉल सिस्टम शायद होगा, ठीक है। इसके अलावा केयरफुली असेस द क्लाइंट्स एबिलिटी टू एम्बुलेट एंड ट्रांसफ़र। फिर आप मरीज़ को देखोगे कि वो एम्बुलेट का मतलब वही कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मूवमेंट कर सकता है या नहीं, ठीक है। और उसको ऐसी चीज़ें दोगे जो उसको वॉकिंग करने में आसानी देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको जो क्रचेज़ वगैरह आते हैं, अगर उसको नीड है वो दे सकते हैं, या फिर व्हील चेयर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा मरीज़ को आप क्लोजली सुपरवाइज करोगे, यानी कि उसका ख्याल रखोगे, उसको देखोगे। अगर उसको गिरने का ख़तरा हो, यानी कि उसके पाँव कमज़ोर है, उसका पाँव टूटा हुआ है, या फिर उसको उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है, स्पेशली नाइट टाइम में तो मरीज़ के गिरने का ख़तरा हो सकता है, तो हम उसको देखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। इसके अलावा इनकरेज द क्लाइंट टू यूज़ द कॉल लाइट, वही बात कॉल वाली, अगर कभी ऐसी मुसीबत हो तो कॉल लाइट यानी कि जो ऑन एंड ऑफ होती है, बार बार उनके पास बटन मौजूद होता है, ठीक है, तो वो करें। इसके अलावा इंश्योर दैट लाइट इज़ विद इन ईजी रीच, यानी कि जो आप लाइट करोगे, या फिर आपके पास अगर लाइट नहीं है तो आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ से आप उसको आसानी से ले सकें। इनकरेज क्लाइंट्स टू यूज़ ग्रैब बार्स माउंटेड इन टॉयलेट, वही बात कि जब आप टॉयलेट जाते हो या किसी खिड़की के पास जाते हो, ठीक है, तो उनके पास जो बार्स होते हैं ना, यानी कि जो चीज़ें होती है पकड़ने के लिए, वो आप पकड़ के रखें ताकि आपको गिरने का ख़तरा ना हो, ठीक है। ऑलवेज कीप द हॉस्पिटल बेड्स इन लो पोजीशन, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि आपके बेड लो पोजीशन में होनी चाहिए, व्हील चेयर पास होना चाहिए ताकि पेशेंट को ज़्यादा मसला ना हो। अगर वे आप व्हील चेयर ना हो या फिर बेड बहुत ज़्यादा हाई हो तो पेशेंट जब नीचे जाएगा, ठीक है, तो मसला हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा सेफ्टी हैज़र्ड थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, यानी कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ स्पेन में से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस से बंदा गुज़रता है, तो किस स्टेज में या किस फेज़ में कौन सा ख़तरा हो सकता है। सबसे पहला डेवलपिंग फीटस, डेवलपिंग फीटस यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में हो और वो बढ़ रहा हो, ठीक है, तो उस वक्त उसको कौन से सेफ्टी या हैज़र्ड का ख़तरा हो सकता है। उस वक्त उसको ऐसे एनवायरमेंटल हैज़र्ड का तो कोई मसला नहीं हो सकता क्योंकि वो एनवायरनमेंट होता नहीं है, लेकिन उसके मदर के हेल्थ की वजह से, जैसे मदर स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल पी रही है, या कोई इस तरह की कोई ड्रग ले रही है, या बार बार वो जो है एक्सरेज करवा रही है, ठीक है, या फिर कुछ भी इसी तरह का कर रही है, तो वो बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, ठीक है। तो डेवलपिंग फीटस का ये मसला। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है जिसको हम कहते हैं न्यू बॉर्न्स या इन्फेंट्स, जो 1 साल तक की उम्र के होते हैं, उनको क्या मसले हो सकते हैं, यानी कि हैज़र्ड नुकसान ख़तरे के, ठीक है। तो सबसे पहले फॉलिंग, यानी कि वो गिर सकते हैं, जैसे आपको पता है बच्चे जो है घूम फिर रहे होते हैं तो गिर सकते हैं। सफोकेशन एंड क्रिब, जैसे हम उसको अक्सर मतलब सुला देते हैं, ठीक है, तो उनके चेहरे के ऊपर ये कंबल वगैरह डालते हैं या फिर उनको, तो उस सिचुएशन में उसको सांस का मसला हो सकता है, उसकी वजह से मर सकता है, ठीक है। सफोकेशन का मतलब होता है सांस का मसला, यानी कि जब वो सांस नहीं ले पा रहा होता। प्लेसमेंट इन द प्रोन पोजीशन, आप उसको उल्टा लेटा देते हो, या फिर कभी वो जो मिल्क पी रहा होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाएं, चोकिंग कर जाएं, ठीक है, या फिर अगर इसी तरह का कोई चीज़ वो खा जाएं जो कि ख़तरनाक हो, या कोई बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी हो, कोई भी बहुत ज़्यादा हॉट लिक्विड्स हो, ठीक है, तो उसकी वजह से बच्चे को ख़तरे हो सकते हैं। अच्छा, इस तरह टॉडलर जो बड़े होते हैं तकरीबन 3 साल तक। अच्छा, इसी तरह टॉडलर जो है वो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं ना, 2-3 साल के, तो उनको भी वही ख़तरा हो सकता है। जब वो दौड़ रहे होते हैं तो उस टाइम वो किसी चीज़ में फंस सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है, या कभी कभी वो टॉयज़ के साथ खेल रहे होते हैं और वो मुंह में डालते हैं, और ये इसी तरह छोटी छोटी टॉयज़, ठीक है, या किसी चीज़ से उनको कड़ लग जाती है, कभी कभी वो एक्सीडेंट व्हाटएवर जो भी होते हैं, कभी जल जाते हैं वो बर्न्स, ठीक है, कभी वो कोई चीज़ ऐसी खा लेते हैं जो कि ख़तरनाक हो, जैसे कोई स्प्रे वगैरह, या कोई अक्सर बाथरूम के अंदर जो चीज़ें पड़ी होती है ना, तो अगर वो पी लें,
कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वो या कभी डूब भी जाते हैं पानी में, कभी उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो ये सारी चीज़ें जो है टॉडलर्स के लिए हो सकते हैं। अब प्री स्कूल बच्चे होते हैं जो 3 से 5 साल के होते हैं ना, क्योंकि बच्चे को 5 साल की उम्र में जो है 5-6 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है, तो 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं प्री स्कूलर। अब इनमें कोई है जो मतलब फॉर एग्जांपल बाहर गया, घर से बाहर किसी ने टक्कर मार दी गाड़ी वगैरह ने, ठीक है, तो वो खेल रहा है तो उसकी वजह से, या कोई वही चोकिंग सफोकेशन इसमें भी है, कभी सांस लेने में मसला, कभी पॉइजनिंग, ड्राउनिंग, फायर, बर्न्स, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अच्छा, एडोलेसेंट यानी कि जो बालिग होते हैं, जो थोड़े से बड़े होते हैं 15 साल तक, ठीक है, उनमें क्या होता है वो कभी मतलब गाड़ी में, कभी बाईसाइकिल में, मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट कर सकते हैं, क्रैश हो सकता है, ठीक है, या फायर आर्म्स कभी जल सकता है, कभी कभी सब्सटेंस अब्यूज़ यानी कि जो नशे की लत लग जाती है, ठीक है, तो वो भी उनके लिए हैज़र्ड है ना, नुकसान है। इसके अलावा ओल्डर एडल्ट्स जो बड़े होते हैं ना 30-40 साल 45 साल के ऊपर, तो उनको गिरने का ख़तरा हो सकता है, जलने का ख़तरा हो सकता है, पेडेस्ट्रियन एंड ऑटोमोबाइल क्रैशेस, वही बात कि उनको अक्सर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। एंड इसके अलावा रिस्क असेसमेंट टूल बताए गए हैं। रिस्क असेसमेंट टूल का मतलब ये होता है कि आप रिस्क को जान सको कि भाई रिस्क का मसला क्या, यानी कि हम ख़तरे को जान सकें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि कोई मरीज़ जिसको गिरने का ज़्यादा ख़तरा है, तो हमने उसका रिस्क असेसमेंट टूल करना है कि भाई इस बंदे को ज़्यादा ख़तरा है तो इसको ऐसे सिचुएशन में जाने नहीं देना जहाँ वो गिर जाए, ठीक है। या घर में भी हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, या हॉस्पिटल हो तो वहाँ भी करते हैं। अब इस सब का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जिससे किसी बंदे को ख़तरा हो सकता है, आपने उस ख़तरे को पहचानना है और उसका ख्याल रखना होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को स्किन का मसला है, ठीक है, कि जैसे कि नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है ना, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए, किसी को स्किन का मसला होता है कि स्किन ख़राब हो सकती है, तो ऐसे बंदे को हम बेड रेस्ट पे नहीं डाल सकते हैं। यानी कि कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा बेड पे पड़ा रहता है, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसमें घूमना फिरना वो नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उस बंदे को स्किन का मसला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जब आप लेटे रहते हो ना तो बेड सोर्स वगैरह अपने पड़े होंगे, वो सारी चीज़ें हो सकती है। अब ये जो है ख़तरा है, मतलब हमने रिस्क असेसमेंट टूल किया, रिस्क को हमने असेस किया ना, हमें पता चला कि ये इस तरह पड़ा रहेगा तो हम इसके स्किन ख़राब हो सकती हैं, जहाँ जहाँ पे उसको जॉइंट्स में चोट वगैरह लग सकती हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम उसका करवट चेंज करवाएंगे बार बार ताकि वो एक ही जगह ना रहे और उसकी स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट्स इन पेशेंट सेटिंग, कुछ ऐसे मरीज़ जिनको यानी कि हॉस्पिटल में है, जो एडमिट है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं वही कि स्किन का रिस्क का कोई मसला ना हो, ठीक है, फॉलिंग का, या फिर आप कह सकते हो कि फॉलिंग आइडेंटिफाइड आफ्टर गैदरिंग स्पेसिफिक असेसमेंट डेटा, वही कि हम उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दे दें, ठीक है, उसमें जो है वो सारी चीज़ें ना हो जिससे उस मरीज़ को ख़तरा हो, जब आपके पास वो एक पेशेंट सेटिंग में यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा होम में, अगर घर में हम देखें तो घर में हम बहुत सारी चीज़ों से नुकसान हो सकते हैं, जैसे हमने बात की कि फॉल्स हो सकते हैं, यानी कि गिर सकता है बंदा, पॉइजनिंग, फायर, सफोकेशन, माल फंक्शनिंग हाउस होल्ड इक्विपमेंट, यानी कि घरों में जो चीज़ें यूज़ होती है वो प्रॉपर नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, देखते हैं, और इसमें हम हेल्थ जो रिस्क असेसमेंट है वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूअल असेसमेंट ऑफ हेल्थ रिस्क एंड प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि जो भी मसला होगा जिससे मरीज़ को ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, वो सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज़ करोगे। प्रायोरिटाइज़ का मतलब ये कि आप उसको सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करोगे, उसको सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। जैसे कि आप उसको रेस्ट और एक्सरसाइज प्रॉपर्ली दोगे। इसके अलावा क्लाइंट को उसके तमाम हेल्थ के ख़तरों के बारे में बताओगे, जो भी उनके मेडिकेशन है वो आप
उसको प्रॉपरली जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, वो आप उसको एडमिनिस्टर करोगे। न्यूट्रिशनल इनटेक यानी कि खाना वो प्रॉपर खाएं जिसमें सारी चीज़ें हो, और इसी तरीके से फाल से उसको रोकने की कोशिश करोगे, ठीक है। अच्छा, अब जनरल सेफ्टी मेजरमेंट इन हेल्थ केयर। एक हॉस्पिटल में, एक जहाँ पे भी आप हेल्थ केयर है वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आप कर सकते हैं, यानी क्या क्या कर सकते हैं ख़तरे को कम करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को भाई ऐसे एनवायरनमेंट पे न जाने दें जहाँ पे ख़तरा हो। इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बूट्स, गॉगल्स या फिर ग्लव्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको ख़तरा ना हो, ठीक है। स्टाफ कैन बी ट्रेन इन बेटर इन्फॉर्म, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से ख़तरा है किस चीज़ से नहीं है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड, पावर टूल्स कैन हैव गार्ड्स, ठीक है। और यानी कि जो भी बिजली वगैरह है या इस तरह की चीज़ें हैं तो उनके अपने लोग हो। सेफ्टी स्विचेस कैन बी यूज्ड, और ऐसे सेफ्टी वाले एनवायरनमेंट में आप जाएं, ठीक है, ज़्यादा उसमें ना हो, ज़्यादा ख़तरे वाले एनवायरनमेंट में ना हो। सो दैट्स ऑल अबाउट सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी पीपीटी है। एंड ये न्यू पीपीटी आई थी तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।